देखो एक बार, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। यही है ना? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल। सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल। सिलीनियम मेटलवाइड्स होता है ना, ये भी मेटलवाइड्स होता है। टेलुरियम भी मेटलवाइड्स होता है। और ये रेडियो एक्टिव मेटल होता है, रेडियो एक्टिव होता है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, तो पोलोनियम की बात अलग से करने की जरूरत नहीं है। पोलोनियम की बात अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर और सिलीनियम और टेलोरियम मेटलवाइड्स है, और पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव है। क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आता ही होगा। इसके बाद जो भी यहाँ पे आप अगर देखोगे, आगे की बात करें हम, तो ये जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? O2 फॉर्म में रहता है। O2 और O3, O2 के फॉर्म में और O3 के फॉर्म में, ये रहता है ना बेटा, O2 और O3। सल्फर जो है वो एसिड के फॉर्म में रहता है, सेलेनियम भी एसिड के फॉर्म में रहता है। ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। एसिड, एसिएट, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, तो इस फॉर्म में रहता है ये। ठीक है ना? तो एसिड जो O2 और O3 है ये गैस फॉर्म होता है। एसिड जो होता है वो सॉलिड होता है। ये सब सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, नेचर वाइज ये सॉलिड होता है। ये लिख लो। ऑक्सीजन फैमिली में आपको ही पता है कि O जो होता है O2 और O3 के फॉर्म में होता है, जो गैस फॉर्म है। एसिड, एसिएट सॉलिड होता है, और टेलुरियम पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, जो कि सॉलिड होता है। ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला हेडिंग दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट में NH2NP4। हाँ, NH2NP4। ऑक्सीजन का 2S2 2P4, सल्फर का 3S2 3P4, ऐसे ही चलेगा ना। पहला हो गया। दूसरा हो गया एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बताओ, इसमें कम एक्सेप्शन है। डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, डाउन द यस ग्रुप सर। इंक्रीज होगा, इसमें कम एक्सेप्शन है आपका। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, ये आपने पढ़ा भी है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। पोलोनियम तो लिखने की जरूरत नहीं है, रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम छोड़ ही दो, पोलोनियम लिख के भी फायदा नहीं है। ठीक है? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। एटॉमिक साइज के बाद सेकेंड पार्ट करो, आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सर आयोनाइजेशन डाउन एनर्जी, द ग्रुप घटेगी। हाँ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। इसमें कम एक्सेप्शन है, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ये इसमें कम सर थोड़ा सा एक्सेप्शन। स्क्रॉल कर दीजिए नीचे, हाँ हाँ, थोड़ा सा। लिख लीजिए आप लोग। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये भी लिख लो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ लिख लीजिएगा आप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, तो सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, फिर होगा सल्फर का, फिर होगा सिलेनियम का, और फिर होगा टेलोरियम का। तीन तो क्लियर है। फोर्थ नंबर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम, घटेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज ना। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे भी क्या होगा? OS, AC और T। नहीं, पांचवा नंबर पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओगे? इलेक्ट्रॉन सर एफिनिटी डाउन द ग्रुप घटेगी घटेगी। डिक्रीज ही होगी, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें ऑर्डर थोड़ा सा अलग होता है।
आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन अलग एफिनिटी होता है। कि थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, क्योंकि सेकंड पीरियड छोटा साइज होता है तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, इसीलिए सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है या नहीं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होता है? थर्ड पीरियड का ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपने सही बोला है, टॉप टू बॉटम, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन रहेगा। थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसमें होना क्या चाहिए? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर सिलेनियम का, फिर टेलुरियम का। लेकिन होगा किसका? सबसे ज्यादा होगा सल्फर का, फिर होगा सिलेनियम का, फिर टेलुरियम का, और लास्ट में होता है ऑक्सीजन का। फिर लास्ट में होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सबसे कम होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो डिक्रीज होना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा। और यहाँ पे ऑर्डर होता है सल्फर से पूरा पूरा होगा, और उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन होगा। तो सल्फर होगा, सिलेनियम होगा, टेलुरियम होगा, और लास्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको अलग से याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको अलग से याद करना पड़ेगा। थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है, ये बात क्लियर है। ऑक्सीजन में रिपल्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका जो रीजन दोगे वो क्या रीजन होता है? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सर के एक बार बीच में। थोड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बता दीजिए सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं बता देता हूँ, सुन लो एक बार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस आइसोलेटेड एटम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। जब गैसियस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मान लो छोटा साइज है, और छोटे साइज में तुम इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो, समझ रहे हो? छोटे साइज में यस सर। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो तो क्या होगा? जब पहले छोटा साइज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है। तो जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? जो जी सर जी। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को क्या करेगा? रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? कल करेगा सर। हाँ बोलो। सर हाँ तौफीक। एक बार और बता दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यस यस, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम यस घटेगा, सर। ये सत्य है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो क्लियर है, ये सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम जो घट रहा है उसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सेप्शन है थोड़ा सा कि थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। उसका रीजन मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड का साइज छोटा है, सेकंड पीरियड में साइज छोटा है, और उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा लेकिन उससे एनर्जी जो रिलीज होगी वो थोड़ी सी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रिपल्सन फैक्टर भी आएगा। जब आप सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, सल्फर की बात साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें रिपल्सन थोड़ा कम होगा। और अगर रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी रिलीज जो होगा वो कंपेरेटिव, अगर आप देखोगे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, उसके कंपेयर में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा थर्ड पीरियड में। इसीलिए थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ही ज्यादा होता है सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे क्लोरीन, और फ्लोरीन में देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का। क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टॉप टू बॉटम क्या होता है? घटता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम घट रहा है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का, लेकिन होगा क्लोरीन का। थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेकंड पीरियड। ये बात याद रख लो। अभी समझ में आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा होता है। उसका रीजन है क्योंकि छोटा साइज है। ये आपने सुना होगा, शायद सुना है पहले, बोलो। तो यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा और अलग है, यहाँ पे ऑर्डर अलग है एकदम। देखो सल्फर तो ठीक है, थर्ड पीरियड का ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, ये समझ में आ गया है।
लेकिन इसमें सल्फर के बाद सिलेनियम टेलोरियम सबसे कम होता है ऑक्सीजन के फिर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन। हाँ, सबसे कम होता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इन ऑक्सीजन फैमिली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज और मिनिमम। यहाँ लिख लो आप इन ऑक्सीजन फैमिली। ये अगर आपसे कोई पूछ देना कि ऑक्सीजन फैमिली दिया हो और आपसे पूछा जाए कि लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, तो आंसर दीजिएगा ऑक्सीजन को। इन ऑक्सीजन फैमिली द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑक्सीजन। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन में होता है, इज इन ऑक्सीजन लिख लो, इज इन ऑक्सीजन। ये याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होना चाहिए सल्फर का ज्यादा ऑक्सीजन से, फिर सिलेनियम और टेलोरियम कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, सल्फर का ज्यादा होगा सिलेनियम से, सिलेनियम का ज्यादा होगा टेलोरियम से, और सबसे कम होगा ऑक्सीजन का। सबसे कम ऑक्सीजन होगा। रीजन क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या दोगे, रीजन है हाई रिपल्शन है यहाँ पे, रिपल्शन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन एंड आने वाले इलेक्ट्रॉन में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। तो इन ऑक्सीजन फैमिली लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन ऑक्सीजन। ओके, बात समझ में आया। यस ये सर। याद रखना पड़ेगा आपको, स्टार लगा दिया है मैंने इसलिए क्योंकि पहले भी आपने शायद इसको याद किया ही होगा, फिर से एक बार आप याद कर लो। 6 नंबर की बात करें अगर हम, तो डेंसिटी की बात करते हैं। बताइएगा डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होना चाहिए। डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप बढ़ेगी क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि आगे पॉलीमर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर सिलेनियम टेलोरियम, सल्फर सिलेनियम और टेलोरियम। यहाँ का एक्सेप्शन बहुत कम है। ये बहुत फायदेमंद टॉपिक है कि आपका एक्सेप्शन बहुत थोड़ा है, बहुत बहुत थोड़ा है। वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन तो आपने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी पढ़ा ही होगा। 7वां नंबर देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बताओ तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा, बताएं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा, सर बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो डाउन क्योंकि द वो ग्रुप, पॉलीमर फॉर्म कर रहा है ना सर। यस यस, मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases from top to bottom, increases from top to bottom। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम। ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है ये बात, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग जी पॉइंट सर। टॉप टू बॉटम बढ़ेगा क्योंकि इधर आपका एग्जिस्टेंस पॉलीमेरिक फॉर्म में है, इधर एग्जिस्टेंस किसमें है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। फिर से ये क्वेश्चन एक आता है कि ऑक्सीजन और सल्फर में मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है, उसका रीजन क्या है, यस सर। उसका रीजन क्या सर होगा। ये O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर ड्यू टू, यहाँ लिखिएगा लार्ज, ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन, लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट and boiling point of large difference of melting point and boiling point in between oxygen and sulfur, in between oxygen and sulfur, oxygen and sulfur due to due to due to their atomicity, due to their atomicity. Oxygen exists in, oxygen exists in O2 form, but sulfur exists in
एसिड फॉर्म। इसलिए लार्ज डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में होता है। ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी वेरी करता है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और सल्फर की जो एग्जिस्टेंस होता है वो किसके फॉर्म में होता है? एसिड के फॉर्म में होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी समझ में आ गया। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ये ऑर्डर बहुत सिमिलर है, बहुत सिंपल ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस कम है। डेंसिटी से रिलेटेड भी एक्सेप्शन कम है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से भी एक्सेप्शन कम है। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना होगा। 8वां नंबर पॉइंट पे आइए। 8वां नंबर पॉइंट पे आइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी बात करने जा रहे हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में किसका ज्यादा होगा? सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करो पहले। सिंगल वाला इस सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर हम सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो किसका ज्यादा होगा? सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आप सर देखो वैसे तो ओ डाउन द है, ग्रुप घटनी चाहिए। SS है, SE है और TT है। इसमें बताओ किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है? सर ओ का O का कम है या ज्यादा है? सर ज्यादा होना चाहिए। सिंगल ज्यादा वाले में होता है। नहीं, सिंगल वाले में सल्फर वाले का ज्यादा होगा ना, क्योंकि देखो सल्फर वाले में साइज साइज को बड़ा हो गया, लोन पेयर का रिपल्सन कम हो जाएगा। यहाँ पे साइज छोटा है तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। ये लोन पेयर रिपल्सन मोर होगा ना यहाँ पे, तो मोर लोन पेयर रिपल्सन होगा यहाँ पे। मोर लोन पेयर रिपल्सन, यहाँ पे रिपल्सन क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? मोर लोन पेयर रिपल्सन। छोटा साइज है ना, तो यहाँ पे मोर लोन पेयर रिपल्सन होगा। सिंगल बॉन्ड वाले में ऑक्सीजन का कम होगा। हाँ, डबल बॉन्ड में अगर आप बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, क्योंकि आगे वाला जो थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट होते हैं उसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड करेक्टर की बात करें, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर ये होगा, SS होगा, SE होगा, TT होगा और लास्ट में O होगा। ऑक्सीजन कम होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में मोर रिपल्शन है ना, लोन पेयर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना, साथ में पास पास है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन है। ये रिपेल ज्यादा करेगा और जब रिपेल करेगा तो बॉन्ड खींच जाएगा। जैसे रिपेल करेगा दो, तो लोन पे रिपेल करेगा तो बॉन्ड खींचना पड़ेगा। बॉन्ड खींच दोगे तो वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा सिंगल बॉन्ड वाले में बात करोगे, सबसे ज्यादा होगा सल्फर का, फिर सिलेनियम का, फिर टेलोरियम का और सबसे कम होगा ऑक्सीजन का। क्यों? सर तो एक बात बता दीजिए सर। बोलो। सर जैसे ये बॉन्ड डिसोसिएशन जिसकी जितनी बड़ी साइज होगी उसके हम्म, अंदर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम करेगा जाएगा, वो क्या कहते हैं, हाँ वो तो तो सही उनके बात, बीच में उतना ज्यादा रिपल्सन होगा जितनी साइज के हिसाब से। सही बात है। लेकिन यहाँ और पे जिसके जितना साइज ज्यादा, साइज ज्यादा है तो उसका फैलाव भी ज्यादा होगा ना। फैलाव भी तो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हाँ का तो फैलाव। उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो उसके अंदर जाएगा ना सर। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। अगर जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन देखोगे मेनली। देखोगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छा आउटर अच्छा, मोस्ट मतलब सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला देखेंगे सर कि कितना, मतलब एक दो तीन जितना जा रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही देखा जाता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोटा साइज है, तो जो लोन पेयर होगा वो बहुत पास होगा। जब लोन पेयर बहुत पास होगा तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। यानी टेलोरियम टेलोरियम का साइज बहुत बड़ा है, तो उनके बीच में लोन पेयर होगा, लेकिन लोन पेयर थोड़ा दूर दूर पे होगा। जब लोन पेयर दूर होगा तो रिपल्सन कम होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फिर वही बात है, तो आपके हिसाब से तो फिर टेलोरियम का ज्यादा होना चाहिए था। टेलोरियम जी टेलोरियम का, सर। तो टेलोरियम टेलोरियम में क्या है ना कि जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है वो एक बड़े साइज वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो आपको पता होगा जो स्ट्रेंथ होता है वो 2p का सबसे ज्यादा होता है, फिर 3p का होता है, फिर 4p का होता है, फिर उसके बाद 5p का होता है। जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वो 2p का सबसे ज्यादा होता है, फिर 3p का होता है, फिर 4p का होता है और उसके बाद 5p का होता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? जी सर जी। 2p 3p 4p 5p। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि आप अब सल्फर वाला सबसे ज्यादा कहोगे, ऑक्सीजन वाला सबसे कम होने का कारण हो गया क्योंकि इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि साइज छोटा हो गया और लोन पेयर एकदम पास पास आ गए। जब लोन पेयर पास पास आ जाएंगे तो एक जो रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे तो ऑक्सीजन का बॉन्ड खींचेगा। जब वो खींचेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा ना। तो सिंगल, जैसे हम लोग एक बात किए थे, आप याद करो, एन सिंगल बॉन्ड और PP सिंगल बॉन्ड, हाँ याद करो। हाँ हाँ हाँ, अभी तो यस सर आपने यस सिंगल सर बॉन्ड PP का ही बताया था, क्योंकि मैंने बोला था एन यस सर। सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा।
जिसके कारण सिंगल बॉन्ड में PP का ज्यादा होगा, लेकिन वही अब ट्रिपल बॉन्ड में बात करोगे तो NN का ज्यादा होगा। अगर हम डबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे, डबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बात अलग होगी। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूंगा, डबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूंगा, तो O2 का ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में किसका ज्यादा होगा? OO का ज्यादा होगा S डबल बॉन्ड S से। O का ज्यादा होगा S डबल बॉन्ड S से। तो ये थोड़ा सा चीज है जो आप याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से रखना चाहिए। सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी OO का सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि देखो सब सिंगल बॉन्ड में, और आपको भी पता है कि सल्फर एसिड के फॉर्म में चला जाता है, तो ऐसे भी सल्फर अगर एसिड बना रहा है, इसका मतलब क्या है? तो उसमें सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तभी तो वो एक पॉलीमर फॉर्म कर पा रहा है। O2 ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो इसके पास लोन पेयर होगा, और छोटे साइज पे लोन पेयर जब होगा तो पास होगा। जब पास होगा तो अगर वो रिपेल करेगा, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा थोड़ा सा फैल जाएगा। जो फैल जाएगा इसका मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड के लिए O2 को बोलेंगे, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेगा तो OO को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड में O होगा और डबल बॉन्ड में O डबल बॉन्ड O होगा। ये समझ में आया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इतना पॉइंट्स है जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने यहाँ पे आपसे करी है, जो कम एक्सेप्शन के साथ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये एक्सेप्शन बहुत कम है। अब जैसे एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, बढ़ेगा, आयनोजन टॉप टू बॉटम घटता है, घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटेगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा है, और डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो कहीं भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसके कारण आपको ऑक्सीजन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान दिखेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके ऑक्सीजन फैमिली का आसान है। और समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट टर्म आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी पड़ेगी। उसके पहले आप थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर ऑफ O2 भी बता सकते हो। ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर होता है, क्यों? अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर होता है, तो आप ये बोल सकते हो एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। इसका कारण क्या है? क्या बोलोगे आप? ड्यू टू लोएस्ट हाँ साइज, स्मॉलर हाई साइज, ionization एनर्जी, ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई हाई एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ionization एनर्जी, हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और उसके बाद बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये मेन रीजन होता है एनोमलस बिहेवियर का। डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो मेन रीजन हो गया एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हो गया ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नहीं, ये बात क्लियर हो गया। अब आप यहाँ लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा आपको। एनसीईआरटी आपने नाइट्रोजन फैमिली तक पढ़ा? यस सर पढ़ रहे कार्बन हैं। वाले की पढ़े थे सर। कार्बन वाला कार्बन नाइट्रोजन। पढ़े। आपको एनसीईआरटी का सीक्वेंस भी लगभग उसी तरह से लिया भी गया है। आपका कॉपी में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो लगभग एनसीईआरटी से मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन तो पूरा है सर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी लगभग चीजें वही लिखी गई है, आप चेक कर लीजिएगा उसमें। जी सर। तो एक बार आप देखो, केमिकल रिएक्शंस एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए। और अगर पूछ देता है तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा के बनाना होगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे पूछना नहीं चाहिए। मेडिकल में कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। मेडिकल में जो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे एस ब्लॉक के क्वेश्चंस होते हैं, वो एनसीईआरटी से आता है। और एक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, अगर ये दोनों ठीक है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा आते हैं और आपसे बातें करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, सबसे पहले किसकी बात करोगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां से कहां तक होगा? -2 से +6 तक। नहीं, जी सर। -2 से +6 तक, -6 तक, +6 तक। और ऑक्सीजन के लिए कितना लिखोगे बेटा? ऑक्सीजन के लिए क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आप सजेस्ट करोगे? तो आप कहोगे सर -2 करेंगे, -1 0 +1 और +2, ये ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, इसके अलावा नहीं होगा।
-2 -1 0 +1 +2, इसके अलावा नहीं होगा। जैसे -2 कब होगा? जब ये वाटर के फॉर्म में होगा। -1 कब होगा? जब H2O2 के फॉर्म में होगा। 0 कब होगा? जब ये O2 के फॉर्म में होगा। +1 कब होगा? जब ये O2F2 के फॉर्म में होगा। +2 कब होगा? जब ये OF2 के फॉर्म में होगा। बस ऑक्सीजन का यही इतने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, -2 -1 0 +1 +2। +4 और +6 नहीं होता है, +4 और +6 नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। जी सर। -2 to +6 लेना है, बट -2 to +6 में ऑक्सीजन का -2 -1 0 +1 +2। +4 नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है ना, और +6 हाँ नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 2, तो 2 के बेसिस पे +2 तक ही जाएगा। ओके। सल्फर, जी सिलेनियम सर। और टेलोरियम। सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम में देखो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +4 होता है और +6 होता है। +2 +4 एंड +6 मोस्ट कॉमन यही लेते हैं। सल्फर में -2 भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन यही होता है। +2 +4 एंड +6, +2 +4 एंड +6। बात समझ में आ रहा है? और ये +6 जाता किसके साथ है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्लियरली ये सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जाएगा। सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, किसी भी क्लोरीन के साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, तो क्लोरीन के साथ अगर 6 ऑक्सीडेशन और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो वहां पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। समझ रहे हो? 6 क्लोरीन आ जाएगा, बड़े बड़े साइज वाले, तो क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे को क्या करने लगेगा? रिपेल करने लगेगा। इसीलिए HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। सल्फर के साथ 6 क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, O एंड F में ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप जानते होंगे SO3 बनाते हैं आप, SF6 बनाते हैं आप, SeF6 बना सकते हैं आप, TF6 बना सकते हैं आप, तो इनके साथ आपका एग्जिस्टेंस हो सकता है। मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही +6 जाएगा, अदरवाइज वो +4 और +2 पे ही रहेगा। अदरवाइज वो +4 और +2 पे ही रहेगा। मतलब आपको जैसे HCl2 बन सकता है, HCl4 तक बन जाएगा, HCl6 नहीं बनेगा। क्लोरीन के साथ HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। HCl6 हो गया तुम्हारा, SeCl6 हो गया, TCl6, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट लिख लो। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। तो आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। क्यों इसके साथ नहीं एग्जिस्ट करेगा? ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाए। तो इसीलिए आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ एग्जिस्ट करना है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। किसके साथ एग्जिस्ट करेगा? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओनली इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसको लिख लो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ओनली इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम में +2 +4 +6 होता है। ठीक है, याद रहेगा? सर हाँ सर हाँ, बोलो बोलो। ये जो लिखे हैं कि सल्फर, सिलेनियम, टेलियम के आगे +2 +4 +6, हाँ इसका हाँ, मतलब कि सल्फर +2 शो करेगा? +2 भी शो कि करेगा। मतलब ये सब इतना शो कर सकते हैं ये तीनों? यस यस, सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम +2 +4 और +6 शो कर सकते हैं। और ऑक्सीजन में अच्छा। -2 -1 0 +1 +2 होगा। ज्यादातर ये होता है, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो -2 जी की सर। स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। नहीं, डिक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे यस आप ये सर। लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी of -2 oxidation state, stability of -2 oxidation state decreases down the group, stability of -2 oxidation state decreases down the group, due to decrease in electronegativity, due to decrease in electronegativity, due to decrease in electronegativity। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होता है? घटता है। तो डाउन द ग्रुप घटेगा, तो क्यों घटेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो सिलेनियम, टेलोरियम, ये सब देखो, सिलेनियम टेलोरियम क्या हो गया?
मेटलवाइड्स हो गया, तो मेटलवाइड्स मतलब एक मेटल की तरह केस में चला गया ना, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप क्या बढ़ता है, मेटालिक नेचर बढ़ता है, इसलिए -2 नहीं होगा। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की भी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, है या नहीं? तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, decreases down the group, decreases down the group due to inert pair effect, due to inert pair effect। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है नीचे की तरफ घटता है, और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नीचे की तरफ क्या होगा, घटेगा। एक बार आप चेक करो, देखो मैंने एक सिंपल सी बात करी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नहीं होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2 -1 0 +1 +2, और मैंने कंपाउंड भी सामने लिखे हैं आपको। इसके बाद मैंने बोला सल्फर क्लोरीन और एल्यूमिनियम का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 +4 और +6 होगा, और +6 का एग्जिस्टेंस सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ होगा, इसके अलावा नहीं होगा। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन और ऑक्सीजन सल्फर को भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ला सकते हैं, सेलेनियम को भी ला सकते हैं और टेलोरियम को भी ला सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जितने भी हैं सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अगर +4 तो कॉमन है, +4 तो जैसे होता है SO2 वगैरह जानते ही हो, SO2 होता है। अब मैंने वही बोला कि भाई HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है, और क्लोरीन का साइज बड़ा है और 6 क्लोरीन लगा है, तो क्या लगता है आपको वो एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? तो क्लोरीन वाला एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, खराब। अगर उसकी स्टेबिलिटी होगी खराब तो उसके कारण स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी खराब तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, HCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, SeCl6 नहीं करेगा, SBr6 नहीं करेगा, Si6 नहीं करेगा, इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है। तो सल्फर जो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हो आप, वो किसके साथ एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, इसके अलावा किसी के साथ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, इसके अलावा किसी के साथ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हुआ? तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की छोटी सी बातें हैं जो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, ये लिख लो पहले आप, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आपको नॉलेज पूरा है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। बोलो ठीक है? यस सर, लिख Yes, लीजिए sir. पहले। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। हाँ, एक सेकंड। एक मिनट। यस सर, हो गया। 6 ऑक्सीडेशन स्टेट और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण घटने वाली बातें भी समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा आइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन से बात करते हैं ना, तो ये सीक्वेंस में भी आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, सीक्वेंस आप आज देख लीजिएगा जाकर। तो इतनी बातें क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए Yes, sir. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दूसरा देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि चीजें बहुत नहीं हैं। सर, मजा आ रही है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में क्या होता है, सिंपल सी बात है। आपको मैंने एक पहले चीज बोल दिया था, आपको याद होगा, अगर याद हो तो मैंने बोला था अगर इवन ग्रुप है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी इवन होता है, इवन आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इवन होता है। तो यहाँ पे भी मैंने देखो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है ज्यादातर इवन लिखा है, देखो +2 +4 +6, 3 5 नहीं लिखा है, देखो 3 5 नहीं होगा। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब ये पूछोगे आप क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप 3 और 5 रखोगे ना तो उसके कारण उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आने लग जाएगा, उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन आने के कारण उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी खराब। तो +3 और +5 नहीं आएगा कभी भी, +3 और +5 नहीं आएगा। तो मैंने एक चीज पहले भी बोल रखा है कि इवन ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट इवन ही होता है, ऑड ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड ही होता है, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो ये तो सिंपल है, अगर आप
कोई ई ले लो, ई मतलब हो गया सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, तीनों ना। ई का मतलब क्या हो गया, सल्फर भी हो गया, सेलेनियम भी हो गया और टेलोरियम भी हो गया, और इसका रिएक्शन O2 के साथ कराओ तो दो प्रोडक्ट बन सकता है, एक EO2 और एक EO3। अब आप बोलोगे सर EO भी बन सकता है, तो EO नहीं बनेगा, EO का मतलब क्या होता है, EO का मतलब हो गया जैसे SO बन गया, S डबल बॉन्ड O, तो EO में स्टेबिलिटी नहीं रहेगा ना, S डबल बॉन्ड O बन रहा है ऐसे, तो S डबल बॉन्ड O की स्टेबिलिटी नहीं रहने के कारण EO फॉर्म नहीं करिएगा, EO नहीं बनाइएगा, EO नहीं बनेगा, E प्लस O2, EO2 और EO3 बनेगा। क्या बनेगा, EO2 और EO3, चेक कर लो एक बार। E प्लस O2 क्या बनेगा, EO2 प्लस EOT और EO2 और EO3, ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो यस अब सर। CO2 का मतलब ये हुआ तुम्हारा, जैसे SO2 है, जैसे तुम SO2 लेते हो तो SO2 हो गया, SiO2 हो गया और TO2 हो गया, तो समझना है इसको थोड़ा सा। SO2 गैस होता है कि नहीं होता है, और जी सर। SiO2 होगा वो लिक्विड होता है, क्यों, और ये सॉलिड होता है क्योंकि नीचे की तरफ क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो पॉलीमेरिक बढ़ रहा है, तो इसके लिए इसमें क्या हो रहा है कि गैस है, SO2 जो SO2 है उसमें उतना पॉलीमर नहीं बन रहा है, पॉलीमेरिक नहीं हो रहा है, तो इसलिए मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, लेकिन जैसे ही SiO2 बना थोड़ा मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास आ जाएंगे, और TO2 में क्या होगा, मॉलिक्यूल और पास आ जाएगा, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस है, किसका एग्जिस्टेंस है, पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस है, और अगर पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस है तो इसके कारण SiO2 क्या होगा, लिक्विड होगा, और TO2 क्या होगा, सॉलिड होगा, तो पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस के कारण हो रहा है, यहाँ पे लिखना एग्जिस्टेंस लिखना, पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस, ओके, बात समझ में आ रहा है क्या। जी सर। तो जी सर। जी। SiO2 लिक्विड होता है, जैसे कोई आपसे पूछे कि SiO2 क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आंसर बोलेगा लिक्विड में, TO2 किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में, SiO2 लिक्विड में, TO2 सॉलिड में, और SO2 किस में एग्जिस्ट करेगा, गैस में। समझ में आ रहा है बात, बोलो तो, क्या बात समझ में आ रहा है। यस Yes, सर। sir. चलो यस सर। थोड़ा सा पॉइंट और बता देते हैं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। SO2 कहाँ पे है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो SO2 +6 पे जा सकता है या नहीं, SO2 +6 पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बोलो। तो SO2 यहाँ पे जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का यस। काम करेगा, SO2 क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, SO2 यहाँ पे आप लिख सकते हो, SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्यों SO2 रिड्यूसिंग एजेंट के काम करेगा, इसलिए काम करेगा क्योंकि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और SiO2 और TO2, SiO2 और TO2, SiO2 और TO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देखो तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में जाना चाहेगा या +2 में जाना चाहेगा, किस में जाना चाहेगा बताओ थोड़ा, +6 में। +6 में जाना चाहेगा या +2 में जाना चाहेगा, हम जानते हैं टॉप टू बॉटम सर इनर्ट पर इफेक्ट लगता है ना, +2 में जाएगा। तो SiO2 और TO2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पे सेलेनियम और टेलोरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ना, है या नहीं, तो यहाँ पे SiO2 जो है Sir. और TO2 जो है सर वो एक्ट करेगा, हाँ बोलो, सर यहाँ पे जैसे हम लोग बाकी सब जगह देखते थे तो सिर्फ 2 ही था, जैसे +3 +5 +2 +4, लेकिन सर इसमें तो 3 है, +2 +4 +6, तो सर हम लोग नीचे जाने पे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि +4 और +6 को कंपेयर करेंगे। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हैं ना, जैसे ये +6 पे जाने में कैपेबल नहीं है ना, SiO2 +6 में सर जाने में जैसे अगर TeO2 है, सर ये TeO2 तो +4 में है ही, तो ये फिर अपने आप को ना ऑक्सीडाइज कराएगा ना रिड्यूस कराएगा, अगर +4 इसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो। मतलब ये करा सकता है कि नहीं, मतलब अगर ये मान लो किसी रिएक्शन के साथ आया तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा, ये मुझे बता दो बस। सर सर ये रिड्यूस तो करेगा सर। रिड्यूस, तो अपने आप को तो रिड्यूस कर लेगा। अपने आप को रिड्यूस करने का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना ये हाँ, CO2 एंड TO2 एक्ट एज लेकिन सर ये ऑक्सीडाइजिंग। अपने आप में स्टेबल रहेगा ना। हाँ स्टेबल तो है ही ये स्टेबल है, लेकिन अगर इसका और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, क्योंकि ये पॉलीमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है ना, जिस जिसे ACO एग्जिस्ट कर सकता है, TO एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो पॉलीमराइज होकर एग्जिस्ट करेगा, किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा,
तो ये क्योंकि SiO2 आगे नहीं जा सकता है, +6 पे नहीं जा सकता है, तो कहाँ जाएगा, +2 पे जा सकता है। ये +2 पे आराम से जा सकता है क्योंकि +2 इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा ना, +4 से भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +2 होगा। क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि SiO2 में +2 ज्यादा स्टेबल होगा, TO2 में +2 ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि SO2 में अगर हम बात करेंगे तो SO2 में +6 पे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए SO2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्योंकि SO2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जैसे आप लोग ये सोच रहे हो ना, दिक्कत कहाँ आ रहा है। जैसे मैंने बोला SO एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैंने बोला SO नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि S डबल बॉन्ड O एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग कम हो रही है, और बॉन्डिंग कम हो रही है तो ये स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा। इस डबल बॉन्ड O में ये स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए SO का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन SCO का एग्जिस्टेंस होगा और TO का एग्जिस्टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना। इसीलिए मैंने बोला है अगर SiO2 और TO2 है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मत एक्ट कराओ। क्यों मत कराओ, क्योंकि SiO2 और TO2 में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, तो +4 से वो +2 में जाना चाहेंगे, ना कि वो +6 में जाना चाहेंगे। तो SiO2 एंड TO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रीजन क्या होगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आएगा ये, तो ऐसे बहुत कम आएगा, बहुत रेयर है ये। बात छोटी सी बात बता रहे थे हम कि SO2 जो है वो गैस है, SiO2 लिक्विड है और TO2 सॉलिड है। ये याद रखिए, पहला काम तो ये करिए आप, पहला काम ये करिए SO2 SiO2 TO2। SO2 गैस है, SiO2 लिक्विड है, TO2 सॉलिड है, और इसका एग्जिस्टेंस किसमें है, पॉलीमेरिक एग्जिस्टेंस है। SO2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि SO2 +6 में जा सकता है। SiO2 एंड TO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आप लाइन नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अनुमान मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर कभी मान लो कुछ भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो एक बार हम उसको समझे रहें, समझना है, इसको याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको याद करो, SO2 किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। SiO2 किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और TO2 किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। क्यों होता है, क्योंकि आगे ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए जैसे जैसे पॉलीमर होता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे, और जब वो पास आते जाएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए TO2 का एग्जिस्टेंस किसमें होगा, सॉलिड में होगा। SiO2 का एग्जिस्टेंस लिक्विड में, और SO2 का गैस में होगा। एक बार आप चेक कर लो, अगर आपको डाउट लगता है तो पूछ लो। नो सर। समझ में आया, यस सर। सब कुछ क्लियर है। चलो, यस सर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में 2 बनाना है। देखो आपके NCERT में भी ये लिखा है, अगर आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखना है तो EO2 और EO3 बना दो। EO2 और EO3, SO2 गैस, SiO2 लिक्विड, और ये याद कर लेना, बस इतना याद कर लेना, ये छोड़ देना, जरूरी नहीं है। क्लियर। चलिए अब आइए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सर EO3 का, EO3 का तो वही हो गया, फिर से वही सेम चीज, SO3 SiO3 और TiO3, तो वो तो फिर सेम चीज है ना। तो SO3 गैस होगा, SiO3 लिक्विड होगा, और TiO3 सॉलिड होगा। तो ज्यादा कंपेयर O2 वाला ही करते हैं हम लोग, 3 वाला नहीं, क्योंकि 3 में SiO3 एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत बहुत मिनिमम एक्सटेंट के साथ एग्जिस्ट करता है, बहुत मिनिमम एक्सटेंट होता है, क्योंकि फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है ना, तो +6 बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इतना ही जरूरत था। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, अगर आप E+X2 करोगे तो क्या क्या बनेगा बताओगे, E+X2, EX3 या EX5? नहीं नहीं, EX दो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 4 सर 6 होता है, EX2, EX4 और EX6। EX6, और EX6 किसके साथ बनेगा, ओनली फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो अभी बात नहीं कर फ्लोरीन, रहे हैं, अभी तो हैलोजन यस की बात कर सर, रहे हैं। फ्लोरीन। तो यहाँ पे सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम, तो आप यहाँ लिख सकते हो +6, मतलब +6 EX6 will exist only in, EX6 will exist only in case of fluorine, only in case of fluorine, ये याद कर लेना। फ्लोरीन केस में, और फ्लोरीन केस में क्यों नहीं,
क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया तो स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा ना। SF6 का एक्सिस्टेंस होगा, SeF6 का होगा, TF6 का होगा, ये लिख लो। और EX4 का एक्सिस्टेंस भाई, EX4 का एक्सिस्टेंस भाई, इसको लिख लीजिए सब लोग, इसको लिख लीजिए आप। फिर से वही बात, SF6 क्या होगा, SF6 गैस होगा, SeF6 क्या होगा, लिक्विड, और TF6 क्या होगा, सॉलिड होगा। पॉलीमेरिक जी एक्सिस्टेंस सर। ना, फिर से पॉलीमेरिक एक्सिस्टेंस बोलो, और क्या, SF6 को गैस बोलो, ठीक। CF6 को क्या बोलोगे, लिक्विड बोलो। TF6 को क्या बोलोगे, सॉलिड बोलो। और यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉलीमेरिक एक्सिस्टेंस। भी ठीक है, लग रहा है कुछ, हाँ सर ठीक लग रहा है। पॉलीमेरिक एक्सिस्टेंस। SF6, SeF6 और TF6। एक चीज मैं तुम्हें और बताना चाह रहा हूँ, इस बार का जेईई मेन का क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा सुन लो, समझ में आ जाएगा। EX6 एग्जिस्ट करेगा सिर्फ फ्लोरीन के साथ, और EX4 और EX2 तो एग्जिस्ट करेगा ही, जैसा कि आप जानते हो। SF6 गैस होगा, SeF6 लिक्विड होगा, और TF6 सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि आगे का एक्सिस्टेंस किसमें है, पॉलीमेरिक एक्सिस्टेंस है ना, इसीलिए। पॉलीमेरिक फॉर्म में। समझ में आ रहा है बात? जी सर जी। चलो अब थोड़ी बातें और करते हैं, सुनो। इसमें जो EX6 है ना, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। EX6 मतलब SF6, SeF6, TF6, इनमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। SF6 में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। कारण पता है क्यों नहीं होगा? SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होगा। वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा क्यों? अगर मैं बोलूँ क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि सल्फर का मैक्सिमम जो नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 6 ही होता है। सल्फर मैक्सिमम 6 तक ही जा सकता है। दूसरी बात, फ्लोरीन 6 फ्लोरीन आ जाएगा, तो 6 फ्लोरीन में उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन बहुत रहेगा। तो इसके बेसिस पे SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। SF6 में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, आप ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन इस बार का है। 2021 में जेईई मेन में फरवरी अटेम्प्ट में आया कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है। आंसर है SF6 का। SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अब बोलो क्यों नहीं हो सकती? SF6 की हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं हो सकती, हाँ, SF6 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, उसका रीजन ये है, उसका रीजन समझ लो, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उससे ज्यादा वो जा नहीं सकता है। और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बहुत सारे फ्लोरीन आ गए, तो एक स्टेरिक रिपल्शन भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आप यहाँ लिख लीजिएगा, SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज, इज नॉट हाइड्रोलाइज, ये ध्यान रखना। SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये अलग से याद कर लेना। SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, छोटा साइज है ना, तब भी सल्फर का साइज छोटा पड़ गया, और फ्लोरीन उसके साथ उसको 6 फ्लोरीन घेर लिया, इसलिए SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। और यहाँ पे एक और रीजन दे सकते हो, और द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 6, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 6। SeF6 और TF6 हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि सिलेनियम का साइज बड़ा हो गया, टेलोरियम का साइज बड़ा हो गया, तो इनमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये नहीं होता है SF6, ध्यान रखना। ये SF6 को हाइड्रोलिसिस नहीं करा सकते हो। लेकिन आपको दिमाग में ये रहे, देखो हाइड्रोलिसिस कब होता है, पहली बात सुनो मेरी बात। हाइड्रोलिसिस तभी होता है जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पहले समझ लो। अब सल्फर में अगर आप OH माइनस को लाओगे, वैकेंट ऑर्बिटल में लाओगे, सल्फर 6 से ज्यादा नहीं रख सकता है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फर का 6 ही होता है। तो जब तुम वाटर को लाओगे, तो वाटर को लाओगे, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड करेगा, तभी ना आपका ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड नहीं होगा, सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड नहीं होगा। दूसरी बात, फ्लोरीन का बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन है, तो उसके साथ दूसरे के साथ ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सल्फर किसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। SF6 में 6 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, सल्फर का साइज छोटा हो जाएगा, और सल्फर का साइज जब छोटा हो जाएगा, तो उसके कारण जो OH आने वाला है वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन के कारण उसको और बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं होगी। क्योंकि वो, आपको सोचो 6 लोग एक आदमी को बहुत तेजी से पकड़े हुए हैं, तो दूसरा आदमी उसमें एंट्री नहीं ले सकता है ना। 6 ऐसे हैं जो सल्फर को पूरी तरह से पकड़ लेंगे, क्योंकि सल्फर का साइज छोटा है, तो छोटा साइज है, और अगर छोटा साइज है और 6 लोग उसको पकड़ लिए, तो वो सल्फर उसके बीच में घुल मिल जाएगा एकदम। और अब सिलेनियम का साइज थोड़ा बड़ा हो गया,
6 फ्लोरीन उस पर कम पड़ेंगे, तो थोड़ा सा दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस बन जाएगा ना। जैसे एक मोटा आदमी है, एक मोटा आदमी क्या बात करो, छोटा सा घर मान लो, ये छोटा सा घर है और उसको 6 लोग घेर लिए, तो उसमें लगेगा घेराव पूरा है, पूरा घेराव। एक बड़ा घर है और उसमें 6 लोग घेर लिए तो लगेगा कि कुछ नहीं है, घेराव कम है, कम लोगों ने घेरा इसको, ये पूरा नहीं है, इसमें एंट्री हो सकती है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको? और साइज बड़ा जी हो सर। गया, घर और बड़ा हो गया, तो उसमें जब आप एंट्री लोगे तो उसमें 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं तो लगेगा कि बहुत थोड़े हैं, कम है लोग, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि SF6 जो है थोड़ा छोटा साइज, थर्ड पीरियड का है, छोटा साइज का है, तो फ्लोरीन अगर 6 फ्लोरीन उसको घेरेगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि सल्फर उसमें छुप गया है। जब सल्फर छुप गया है तो OH वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि SF6 जो होता है नॉट हाइड्रोलाइज होता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन और मैक्सिमम कॉन्डेंसेशन नंबर ऑफ सल्फर इन 6। तो ये याद रखिए, जरूर याद रखिए, क्योंकि जेईई मेन में इसी बार में आया हुआ है क्वेश्चन। तो कभी पूछ सकता है कि SF6 हाइड्रोलिसिस करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? तो SF6 जी हाइड्रोलिसिस सर। याद रहेगा। ठीक है, यस सर। इतनी तो बातें। सर हाँ बोलो। अगर मतलब ऐसे कोई भी कंपाउंड दे देगा कौन हाइड्रोलिसिस होगा कौन नहीं होगा, हाँ तो हाँ, जो अपने सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम बॉन्ड के फॉर्मेशन में रहे, वो जैसे सल्फ जितना बना सकता है वो पूरा रहे और उसकी साइज छोटी हो, तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। एक छोटी सी बात बता रहे हैं। हाइड्रोलिसिस होता है जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। जैसे CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, CCl4 हाइड्रोलिसिस हाँ। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जी कार्बन सर। के जी पे सर। वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सिलिकॉन करेगा, हाँ। सिलिकॉन हाइड्रोलिसिस कर सकता है। SiCl4 जो है, SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो वैकेंट p और d ऑर्बिटल होता है तभी हाइड्रोलिसिस होता है, अन्यथा नहीं होता है। वैकेंट p और d ऑर्बिटल, सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो सकता था, लेकिन फ्लोरीन 6 फ्लोरीन ऐसे आ गए जो उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिए, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहा है। लेकिन वैकेंट p और d ऑर्बिटल में आपका हाइड्रोलिसिस होता है। CCl4 में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं होता है। SiCl4 में हाइड्रोलिसिस होगा, आराम से होगा। तो जी आप सर, यहाँ समझ ये गया। लिख भी लो, वैकेंट p और d ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये लिख लो आप। वैकेंट p और d ऑर्बिटल, या आपको कभी भी पूछे ना कौन हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं करेगा, तो उसमें देखना कि हाँ। इसमें वैकेंट p और d ऑर्बिटल है, अगर है तो हाइड्रोलिसिस करेगा और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। बस यही है रीजन, इसी से आपको पकड़ा जाएगा। यहाँ लिख लो, वैकेंट और p और d ऑर्बिटल SF6 में लग सकता है कि हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्योंकि वैकेंट d ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन के स्टेरिक रिपल्शन के कारण SF6 हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है ना। वैकेंट और p और d जी ऑर्बिटल सर। containing species can be hydrolyzed. Species can be hydrolyzed. Can be hydrolyzed. Vacant p और d ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज हाइड्रोलाइज हो सकता है। वैकेंट p और d ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज हाइड्रोलाइज हो सकता है। SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, उसका रीजन आपको पता चल गया है, साइज छोटा पड़ गया और फ्लोरीन में स्टेरिक रिपल्शन बढ़ गया, इसके कारण वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएगा। तो वैकेंट p और d ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज कैन नॉट बी यानी कैन बी, सबसे ठीक लिखा है, कैन बी हाइड्रोलाइज, सही लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन भी हो गया। तो EX2 EX4 EX6 और EX6 किसके साथ बनेगा? सिर्फ फ्लोरीन के साथ। SF6 गैस होगा, SCF6 लिक्विड, क्योंकि पॉलीमरिक रेजिस्टेंस, ये समझ में आ गया होगा, याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट तो आ जाओ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो क्या बनाओगे बताओ तो? E+H2 क्या बनेगा? E+H2, आप कहोगे सर EH2 बनेगा, है या नहीं? E+H2 क्या बनेगा? EH2। जैसे आपका ऑक्सीजन ले लो, सल्फर ले लो, सेलेनियम ले लो, टेलुरियम ले लो, तो वाटर बनेगा, H2S बनेगा, H2AC बनेगा और H2TE बनेगा, है या नहीं? बोलो। E+H2 जी सर। EH2 H2O H2S H2AC H2, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो सबसे पहला यहाँ बनेगा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3, और इनका क्या होगा? वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 ना। SP3 हाँ और यस इसका सर। क्या होगा? H2SC H2 होता है। H2T का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
H2S H2SC H2T का हाइब्रिडेशन क्या होगा? नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगोज रूल याद आ रहा है? अच्छा हाँ H2S H2SC H2T में नो हाइब्रिडाइजेशन ना, वाटर में sp3 H2S H2SC H2T, जैसे pH3 वाले में नहीं होगा ना हाइब्रिडाइजेशन, वैसे ही H2S H2SC H2T में नो हाइब्रिडाइजेशन, याद रखना ना। बॉन्ड एंगल की बात करो, सर इसका कारण क्या है सर? H2S H2P का मतलब नहीं होता क्यों? स्टेरिक वो होता है ना, ड्रैगोज रूल लगता है इसमें। ड्रैगोज रूल का मतलब ये होता है कि जो सल्फर है, सल्फर का साइज बड़ा हो गया, ठीक है, सल्फर का साइज बड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे सल्फर का साइज मतलब 3p वाला है और हाइड्रोजन का 1s वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 1s के ऑर्बिटल के लिए सल्फर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स नहीं होते हैं खुद ब खुद। सल्फर वाले जो सल्फर के जो ऑर्बिटल्स है, जैसे डी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और 3s ऑर्बिटल, 3s 3p 3d, और हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड बनाना है। किसके साथ बॉन्ड बनाना है? 1s के साथ। तो ये आपस में 1s के बॉन्ड बनाने के लिए ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। 3s 3p और 3d मिक्स नहीं होते हैं, और जब 3s 3p 3d मिक्स नहीं होंगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा ना, फिर वो मिक्स ही नहीं होगा, इंटरमिक्स नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनाएगा। तो क्योंकि ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का कम होता है ना, तो ये लिखवाया गया ड्रैगोज रूल में, ये बात लिखवाई गई है कि अगर कोई सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या उसके बाद का है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, उसमें कम से कम एक लोन पेयर है। तीसरा पॉइंट, जो टर्मिनल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम और बराबर है, तो उसमें नो हाइब्रिडेशन होता है, मेनली हाइड्रोजन। तो थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम, लोन पेयर उसके पास हो और हाइड्रोजन हो, तो उसमें हाइब्रिडेशन नहीं होता है, उसमें ड्रैगोज रूल लगता है। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो वाटर का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है, इनका बॉन्ड एंगल 91, 89 और 88 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल में डिफरेंस जो है ना, वो इसके कारण ड्रैगोज रूल के कारण है। H2S H2SC और H2T में नो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ड्रैगोज रूल लगता है। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। आइए बॉन्ड एंगल के बाद, सही ड्रैगोज रूल सर किस किस ग्रुप में लगता है सर, लिखवा दीजिए। ड्रैगोज रूल तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में लिखवाए हुए हैं, आप चेक कर लेना। हमने लिखवाया है कि ड्रैगोज रूल के लिए एक पॉइंट था, ये ड्रैगोज रूल के लिए एक पॉइंट लिखवाया गया था। पहला पॉइंट था कि सेंट्रल मेटल इज ऑफ थर्ड पीरियड और बियॉन्ड दिस पीरियड। नहीं, सेंट्रल मेटल इज ऑफ थर्ड पीरियड और बियॉन्ड दिस पीरियड, बियॉन्ड दिस पीरियड, थर्ड या उसके बाद वाला होना चाहिए। सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड पीरियड और बियॉन्ड दिस पीरियड। सेकंड में लिखना है, सेकंड में ये लिखना होता है कि एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट में लिखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, ये आपके उसमें लिखवाया हुआ है, चेक कर लेना। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम जो होना चाहिए वो लेस देन 2.5 होना चाहिए। तो ये रूल्स होते हैं ड्रैगोज रूल, तो नो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें। और 2.5 से कम मेनली हाइड्रोजन को ही लिया जाता है, मेनली हाइड्रोजन, मेनली हाइड्रोजन। ड्रैगोज रूल का मतलब होता है नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन कौन सा हाइब्रिडेशन यूज होता है देख लो आप। PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SBH3 हो गया, BiH3 हो गया, H2S हो गया, H2SC हो गया, H2T हो गया। इनमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है। और नो हाइब्रिडेशन का मतलब, अगर ये हाइब्रिडेशन शो नहीं कर रहा है तो जो यहाँ पे ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं आएगा। अगर हाइब्रिडेशन नहीं है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। कौन होगा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो PH3 ASH3 SBH3 और BiH3 में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। H2S H2SC और H2T में भी कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। तो ये रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में आपने पहला पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद पढ़ा आपने बॉन्ड एंगल। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ो आप, अगला पॉइंट थर्ड पॉइंट पे आओ,
इसी का थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताओगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। H2O, H2S, H2SE और H2T में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बताओगे? सर ये H2O का ज्यादा होना चाहिए सर। इस H2O का ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O के बाद H2T आएगा, फिर H2SE आएगा और लास्ट में H2S आएगा। H2O क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H2O क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और H2T, H2S और H2SE और H2S में कैसे डिसाइड किया? पॉलीमेरिक मोलर मास। हाँ, पॉलीमेरिक या मोलर मास। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। देखो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन फैमिली में एक्सेप्शन था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड का ज्यादा होना चाहिए, हो रहा है। और उसके बाद H2T, H2SE और H2S में वो मॉलिक्यूलर मास या पॉलीमेरिक फॉर्म बोल सकते हो। तो H2O ग्रेटर देन H2T ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2S हो। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट आता है थर्मल स्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट आता है थर्मल स्टेबिलिटी। बताओ कि किसका ज्यादा होगा थर्मल सर। स्टेबिलिटी? डाउन द ग्रुप घटेगी सर, डाउन द ग्रुप घटेगी। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा वाटर का, फिर होगा H2S का, फिर H2SE यस का सर। और फिर होगा H2T का। क्योंकि देखो T वाला जो है ना वो 5P का है, 5P है और 1S। तो एक 5 फीट का आदमी और एक 1 फीट का आदमी, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा तो बहुत खराब होगा। 5 फीट और 1 फीट के बीच में ओवरलैपिंग बहुत खराब होता है। और यहाँ पे देखो 2 फीट 1 फीट ठीक चलेगा, 3 फीट 1 फीट, 4 फीट 1 फीट, और यहाँ पे 5 फीट और 1 फीट है। तो 5 फीट और 1 फीट में जो डिफरेंस इन द साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए थर्मली ये लेस स्टेबल होगा। H2T की स्टेबिलिटी कम होगी। और पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसी में एसिडिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। देखो वाटर तो न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। तो H2O, यस सर। H2SE और H2T में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? सर देखिए सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कहते हैं, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे नहीं देखा जाता। आप ग्रुप में जब देखते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, साइज होता है। और आप याद करो ठीक है। HF, HCl, HBr, HI में कौन ज्यादा एसिडिक था? HF, HI वाला, HI। HI वाला ज्यादा था। टॉप टू बॉटम हाइड्रा एसिड में, टॉप टू बॉटम जब हाइड्रा एसिड होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। देखो H2T ज्यादा होगा, H2SE होगा, H2S होगा और H2O तो न्यूट्रल होता है। उन सबसे एसिडिक सबसे ज्यादा होगा H2T। क्यों H2T ज्यादा होगा? क्योंकि थर्मली लेस स्टेबल है तो H प्लस जल्दी दे देगा। ये भी आप दे सकते हो। H प्लस जल्दी कौन देगा? H2T। कंजुगेट बेस इसी का स्टेबल होगा, कंजुगेट बेस इसी का स्टेबल होगा। क्योंकि आपको पता है बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या होगा? इंक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड में टॉप टू बॉटम बढ़ता है। याद कर लो, आप क्या लिख लो? हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हाइड्रा एसिड। ये याद कर लो। हाइड्रा एसिड में ये होता है, ऑक्सी एसिड में अलग होता है। ऑक्सी एसिड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हाइड्रा एसिड की बात कर रहा हूँ। हाइड्रा एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ता है, याद कर लो। इन हाइड्रा एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? तो ये बात समझ में आएगा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्लियर हुआ? ये पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे। वैसे पूछा जाएगा हाइब्रिडेशन, वाटर का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। H2S, H2SE, H2T का हाइब्रिडेशन नो हाइब्रिडेशन में बदल जाता है। बॉन्ड एंगल आप समझ गए हो, सबसे ज्यादा वाटर का टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल कम होता है, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वाटर का सबसे ज्यादा, फिर H2T, H2SE। ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड 2p1 और 1s की ओवरलैपिंग से है, और एक H2T की जो ओवरलैपिंग है वो 5p और 1s से है। तो बॉन्ड क्या हो गया? वीक। इसलिए थर्मली स्टेबल कौन होगा? वाटर। देन H2S
देन H2AC, देन H2T। और एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? H2T, H2AC, H2S एंड H2O। ये देख लो आप, ये 5 पॉइंट्स याद रखना होगा, पांचों पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि ये सर एक बात बता दीजिए सर, बोलो। ये H2O वालों को सर न्यूट्रल कैसे बताया सर आपने? वाटर न्यूट्रल होता ही है, वाटर का पीएच 7 होता है ना, वाटर एसिडिक थोड़ी होता है। अब पानी जो पीते हो वो एसिडिक पानी थोड़ी पीते हो, वाटर न्यूट्रल ही अच्छा तो अच्छा, होता है। वो ठीक सर, ठीक ठीक, हाँ वाटर का हाँ। पीएच 7 होता है ना, वाटर का पीएच 7 है, इसलिए न्यूट्रल है। और उनसे अच्छा होता है H2T। H2T में एसिडिक होता है, H2T में 7 से कम होता है पीएच। H2AC में भी 7 से पीएच कम होता है, H2S में भी 7 से पीएच कम होता है, H2O में ठीक एग्जैक्टली 7 हो जाता है, एग्जैक्टली 7 होता है, पीएच इक्वल टू 7। ये बात भी पूरा क्लियर हुआ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कैसे है, समझ में आया? अब यहाँ पे यस आप सर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा डाई ऑक्सीजन, इसको लिखो पहले यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो ये वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, H2O, H2S, H2AC और H2T से। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, इसके अलावा मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पूछेगा भी तो वो तो बन ही जाता है ना, उसमें तो दिक्कत है नहीं, वो तो पीरियोडिक टेबल से आता है लगभग, वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। और यहाँ पे भी लगभग आपको पूरा आ ही गया है, पूरे फैमिली का लगभग यहाँ पे आ ही गया है। और आप जब डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ोगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ ही लोगे, मान के चलो। डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ोगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा आपका, आपको लग ही रहा होगा पूरा पीरियोडिक टेबल में यहाँ से आ रहा है लगभग। मैंने नट पेयर इफेक्ट की भी बात करी, लेंथ नेट कॉन्ट्रैक्शन की भी बात करी, मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी की भी बात करी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी बात करी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करी, एटॉमिक साइज की भी बात करी। तो यही सब ना बात होता है पीरियोडिक टेबल में, और क्या होता है। तो आप अलग अलग ब्लॉक पढ़ते हुए पीरियोडिक टेबल की पूरी बात कर ही रहे हो, डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ने के बाद और पूरा बात हो जाएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, फिर आपका टेंशन नहीं रहेगा, अलग से आपको पीरियोडिक टेबल नहीं सर पढ़ना। बोलो। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं क्या सर? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन में डाल सकते हो आप, क्योंकि वेपराइज होने का मतलब बॉयल होना ही होता है। जिस मतलब अगर टेम्परेचर, ऑर्डर पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम दे देखेंगे। सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ठीक है। ज्यादा। जिस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि आपका मतलब कोई लिक्विड वेपर बना रहा है, तो लिक्विड वेपर बना रहा है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में ज्यादा, अगर लिक्विड में अट्रैक्शन है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक। इसके बाद लिखना है डाई ऑक्सीजन, उसके बाद लिखना है डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेडिंग दो डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का मतलब O2। जैसे पिछले क्लास में हमने N2 पढ़ा था, N2 के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन। हाँ हाँ। और इसका ओके। प्रिपरेशन से पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। डाई ऑक्सीजन एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा, कॉपी पढ़िएगा, हो जाएगा काम, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगा आपको, इससे ज्यादा आप करिएगा भी मत, क्योंकि आपके पास ना टाइम है उतना और ना आप ज्यादा कर सकते हैं। और ज्यादा करके भी आप अपने अंदर कंफ्यूजन ही क्रिएट करिएगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन से क्वेश्चन आता है, याद रखना। प्रिपरेशन से हीटिंग में बात करेंगे, हीटिंग वाला क्वेश्चन आएगा जरूर, हीटिंग से क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो हीटिंग ऑफ, अगर हम पहला प्रिपरेशन की बात करें तो हीटिंग ऑफ, आप KMnO4 को हीट करो, आप K2Cr2O7 को हीट करो, आप KClO3 को हीट करो, तो ये सभी हीटिंग से आपका क्या बन जाएगा, O2 गैस बनेगा। KClO3 हो, KClO3 KClO4 ले लो, KClO3 से ही बन जाता है, KClO4 भी ले लो, इससे भी बन जाएगा, KClO4 से भी बन जाएगा, KNO3 इससे ही बन जाएगा, KNO3, KNO2 प्लस O2, याद आ रहा होगा आपको, ये वाला तो हीटिंग इफेक्ट याद होगा। देखो यहाँ पे ये याद करो, पहला इंपॉर्टेंट लिख के, हीटिंग ऑफ KMnO4 को हीट करने से O2 बन जाता है। देखो बहुत बार आपको देता था ना कि इसमें से कौन O2 बनाएगा, किसको हाँ हिट, हाँ हाँ। तो KMnO4 को हिट करोगे तो ये बनता है K2MnO4 और साथ में बनता है O2, K2MnO4 प्लस O2, KMnO4 को हिट करने से K2MnO4 प्लस O2 बनता है। अब देखो K2Cr2O7 को हिट करो तो ये बनता है CrSO4 का होल साइज Cr2O3, हाँ, Cr2O3 प्लस K2CrO4 और प्लस O2 बनता है, कैसे बनता है ये प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा, ये डी ब्लॉक में भी हम बताएंगे आपको। K2Cr2O7 को हिट करोगे तो Cr2O3 K2CrO4 प्लस O2 बनता है, K2Cr2O7 को हिट करोगे तो Cr2O3 प्लस K2CrO4 प्लस O2 बनता है, ठीक है।
इसको लिख लो पहले, बोलो बोलो। यस सर। और यहाँ पे KClO3 को भी हिट करोगे, KClO3 को हिट करोगे तो KCl प्लस O2 ही बनता है, और KClO4 को भी हिट करोगे तो यही बनता है, KCl प्लस O2 ही बनता है। O2 गैस यहाँ से ही मिल जाए। KNO3 तुमने पढ़ा है, बताओ KNO3 को हिट करेंगे तो क्या बनेगा इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में आपने पढ़ा है NaNO3, KNO3, RbNO3, CsNO3, हिट करने से क्या बनता सर है? K2O प्लस O2। नहीं, KNO2 प्लस O2, याद करो। जैसे LiNO3 वाला अलग होता है, LiNO3 वाला Li2O प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। हाँ याद करो, LiNO3 इसको हिट करोगे तो अलग होता है, ये Li2O होता है प्लस NO2 होता है और प्लस O2 होता है। तो इनके हिटिंग इफेक्ट से ये बन जाएगा। KMnO4 को हिट करने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट उसको लिख लो, यहाँ स्टार लगा लो। ये सर स्टार एक और होता है ना सर, अभी और लिखेंगे भी। ZnClO3 का होल ट्वाइस। हाँ वो भी आ जाएगा, अभी देख लेते हैं, अभी और आगे लिखते हैं। PbNO3 हो, ट्वाइस को भी हिट करोगे तभी बन जाएगा ये। नहीं, इसको लिखिए पहले आप। KMnO4 वाला लिखो, KMnO4 वाला लिखिए, KMnO4 वाला लिख लो। K2MnO4 प्लस O2 याद रखिएगा, ये पूछता है। KMnO4 को हिट करोगे तो ये बहुत बार ऐसा पूछा जाता है ना, इनमें से कौन O2 बनाएगा, ऐसे वाला क्वेश्चन तो मैं नाइट्रोजन और कार्बन फैमिली में भी मिला था कि कौन O2 बनाएगा। तो KMnO4 हिट करने से O2 बनाएगा, K2Cr2 हिट करने से Cr2O3 और K2CrO4 प्लस O2 बनाएगा। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर, एकदम ठीक है। यस सर। तो ये लिख लीजिए। नेक्स्ट Yes, sir. अगला पॉइंट पे लिखिएगा, दूसरा 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 लिखिएगा, हिटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, हिट करोगे ना उसको तो वो भी O2 गैस दे देता है। देखना यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है ना, उसको हिट करने से O2 मिल जाता है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, उसको हिट करने से O2 डायरेक्ट नहीं मिलेगा तुमको। जैसे आप कभी भी MgO को हिट करो, नहीं मिलेगा आपको O2, क्योंकि MgO जो होता है ना, मेटल ऑक्साइड जो होता है, Mg+2 में रहना चाहता है, क्योंकि उधर ऊपर से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो पहले आप यहाँ लिखो, फिर समझाते हैं, इसको समझना है एक बार। हिटिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं, बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे आपको फायदा मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे मान लो Ag2O ले रहे हो आप, Ag2O को हिट करोगे ना तो ये बन जाएगा Ag प्लस O2, 2Ag ले लो तो यहाँ पे 4Ag हो जाएगा, 4Ag प्लस O2। Ag2O को हिट करोगे तो Ag प्लस O2 बनेगा, HgO को हिट करोगे तो Hg प्लस O2 बनेगा, CuO को हिट करोगे तो Cu प्लस O2 बनेगा। जब हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी ऑक्साइड्स होगा ना, मेटल ऑक्साइड, उसको आप हिट करोगे तो O2 गैस देता है। लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे MgO है, MgO को हिट करोगे तो नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम +2 में रहना चाहता है ना, क्योंकि मैग्नीशियम +2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा ना। Ag आराम से रिड्यूस हो जाएगा, Ag+1 जीरो में चला जाएगा, Hg+2 Hg में चला जाएगा, कॉपर+2 कॉपर में चला जाएगा, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। और MgO में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इनका क्या है, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो MgO को हिट करोगे तो नो रिएक्शन,
MgO को हिट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड को हिट करके O2 नहीं ऑब्टेन कर सकते। आप यहाँ लिख सकते हो एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, हाँ यहाँ लिखिएगा एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड do not give oxygen, S block metal oxide do not give oxygen on reacting, या फिर आप लिखो on heating, do not give oxygen on heating, S block metal oxide do not give oxygen on heating, ये ध्यान रखिएगा। S block metal oxide हीटिंग पे ऑक्सीजन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है पता चल रहा है? क्यों नहीं देता है? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देगा, समझ में आया बात? एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड को हिट करोगे तो O2 मिलेगा। जैसे Ag2O को हिट करोगे तो मिल जाएगा O2, HgO को हिट करोगे तो मिल जाएगा O2, CO को हिट करोगे तो मिल जाएगा O2, लेकिन MgO को हिट करोगे तो O2 ना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, यहीं पे छोटा सा लाइन और है, लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, हीटिंग ऑफ हायर ऑक्साइड, हायर मेटल ऑक्साइड। तीसरा लिख लो, हीटिंग ऑफ, इससे भी फायदा मिल जाएगा, हीटिंग ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड, और इसके कहानी आपको जोड़ना है, जोड़ लो। PbO2 की बात करो, PbO2 +4 पे है। अब खुद सोचो इनर्ट पेयर इफेक्ट से कहाँ जाना चाहेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर, Pb+2 में, PbO +O2 में हो गया, PbO +O2 में PbO2 टूट जाएगा। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड है वो, ये भी दिया हुआ था बहुत बार, तुम्हारे क्वेश्चन में आ रहा था कि PbO2 को हिट करोगे तो क्या बनेगा, तो PbO +O2 बनता है। क्या बनता है? PbO +O2 बनता है। बोलो, उसमें एक और दे सकते हो आप, Pb2O3 को भी हिट करोगे तो तब भी ये बनता है PbO +O2, +2 में जाना चाहेगा ना। Pb3O4 को भी हिट करोगे तब भी ये बनेगा PbO +O2, चेक करो। Pb3O4 को भी हिट करोगे तब भी यही बनेगा। Pb2O3 को हिट करोगे तब भी PbO +O2, क्योंकि यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देखोगे तो +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 पे जाना चाहेगा ना सब, क्योंकि Pb+2 इज मोर स्टेबल ना, Pb+2 इज मोर स्टेबल। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल ऑक्साइड को भी हिट करने से O2 मिल जाएगा। PbO2 को हिट करोगे तो O2 मिलेगा, Pb2O3 को हिट करोगे तो O2 मिलेगा, Pb3O4 को हिट करोगे तो O2 मिलेगा। ये कुछ कहानी है, यहाँ तक देख लो। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर सकेंगे। कुछ और हीटिंग लिख सकते हो, H2O2 को हिट करने से O2 बन जाता है ना। H2O2 को हिट करने से क्या बनेगा? O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर। H2O2 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, हीटिंग ऑफ H2O2 को हिट करने से भी H2O प्लस वाटर बनता है, H2O प्लस O2 बनता है। अब ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे H2 गैस, कैथोड पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या बनेगा? O2 गैस। ये भी आप ले सकते हो, ये भी आपको याद होगा। इतनी बात। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज की बात करें, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज। सर रुक जाइए, सर लिख लें। सर इसको सेंड कर दीजिएगा सर, आप बहुत लेट में करते हैं सर। अभी कर देंगे, क्योंकि मैं भूल सर जाता रुक जाइए सर। फिर क्लास रह जाती है ना, तो फिर उधर ध्यान में नहीं रह पाता है। अभी जैसे क्या होगा, अभी मैं क्लास छोड़ूंगा, जो मेरा बाबू है, बेटा है, वो मेरा आईपैड लेके जाएगा, अभी खेलेगा उससे। अब इसके लिए मोबाइल मंगवाया है आज, टैब उसके लिए अलग से आ रहा है, आज ऑर्डर कर दिए थे, ये गजब, उसके लिए मंगवा दिए। सोचा कि बहुत दिक्कत कर रहा कौन है। सा मंगवाए हैं सर? अभी आसान वाला मंगाया, आईकॉल का एक है, टैब है, 6000 का आया है। उसको 7 इंच का है, वो 7 इंच का है, और वो उसमें सिम भी लगता है। ये कॉल वगैरह भी लगाता है, तो कॉल वगैरह लगाता रहेगा अपना जहाँ मन होगा।
मेरे मोबाइल लेके कॉल लगाने लगता है, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।